हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो 18 जून का जो पेपर हुआ था आपका कैंसल्ड एग्ज़ाम यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, अब मैं ये स्टार्ट करवाऊंगा आपको पेपर के सॉल्यूशंस करवाना। मैंने जो 2 सितंबर को आपका पेपर हुआ था 24 को यूजीसी नेट का री नेट एग्ज़ाम, उसका रिव्यू डाला था मैंने अपने चैनल पर ई स्क्वायर एकेडमिक्स। आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। ठीक है, और यहाँ तक आ गए हो तो या तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो मत देखना, छोड़ देना बीच में प्लीज़। और अगर पूरा देखना तो फिर बताना कैसा लगा। और आज की वीडियो में जैसे हम बात कर रहा हूँ कि 18 जून का जो आपका पेपर हुआ था और 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था, 18 जून के पेपर से बहुत सारे कंसेप्ट 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें रिपीट हुए थे। ठीक है, और यूजीसी नेट का ये उसूल है कि वो पीवाई क्यूज के बेसिस पर ही पेपर बनाता है। एनटीए वो पीवाईक्यू को हमेशा ध्यान में रख के ही, और कई सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट होते हैं, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। और जो बंदा तैयारी करता है इस एग्ज़ाम की तो उसको ये पता है ये बात। ठीक है, तो हमारा जो मेन रोड है दिसंबर के लिए, दिसंबर का एग्ज़ाम है विदाउट पीओक्यू। आप शायद, मेरे को नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर पेपर है उनके बिना हेल्प के आप यूजीसी नेट क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पीवाईक्यूज किसी भी पेपर कोई भी एग्जाम होता है उसका जो बैकबोन होता है मेन पीवाईक्यूज होते हैं, उनके बेसिस पर ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। ठीक है, और आपको पीवाईक्यू के थ्रू ही थ्योरी पढ़नी चाहिए, सबसे बड़ी अप्रोच है। ये रिवर्स है बट ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, और इफेक्टिव है आपका, मतलब आप कम इनपुट डालने पर आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। नहीं तो आप बेफालतू का इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लग जाओगे जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है भी या नहीं भी, ये आपको पता भी नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 18 जून का जो पेपर, उसका एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल हम बात करें तो इजी था या मॉडरेट था या हार्ड था, ये आपको सबको पता है। जैसा कि इजी और मॉडरेट के बीच में पेपर का लेवल था, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे, मतलब ऐसे ही उठा के पूछ लिया, फैक्चुअल थे जो किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। बट ओवरऑल पेपर का लेवल देखें तो आपके इजी और मॉडरेट के बीच में लाई करा था यहाँ पर। अगर हम इस स्केल पर ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर लाई करा था। ठीक है, और इस पेपर की खास बात क्या थी, जो डबल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें, जिसमें दो स्टेटमेंट दे रखी होती है, बताना होता है करेक्ट कौन सी इनकरेक्ट कौन सी, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए थे जो 18 जून को पेपर हुआ था उसमें। फिर एसेट्स एंड रीजन के जो क्वेश्चन थे वो भी बिल्कुल एब्सेंट थे इस पेपर में। जबकि ऑर्डर और अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर भर भर के दे रखे थे एकदम अच्छे से। एनटीए ने पता नहीं क्या खा के पेपर बनाए हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे इसमें। अब दिसंबर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसा मैंने पहले बताया कि 18 जून का पेपर करेंगे हम पहले जून का, फिर ऐसे रिवर्स अप्रोच। तो जून से हम जाएंगे फिर 2023 के जो तीन तीन साइकिल हुए थे 23 में यूजीसी नेट के, तीनों ऑनलाइन थे। एक था आपका दिसंबर का, एक था आपका जून का, और एक आपका फरवरी मार्च में जो कंडक्ट हुआ था। ये तीनों साइकिल ऐसे करते करते, क्योंकि दिसंबर के लिए टाइम बहुत कम बचा है। अगर सीरियसली अगर कोई बंदा है जो प्रिपेयर कर रहा है या फिर वो अपने मास्टर्स के जो थर्ड सेमेस्टर में है, या फिर जिनका मास्टर पास आउट हो चुके हैं, उनको तो पता है कैसे होता है मामला। और जो अभी ड्यूरिंग मास्टर्स जो थर्ड सेम में है, उनके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपका। मैं आपको ये कोई भी क्वेश्चन होगा उसके रिलेवेंट जो भी एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटी होगी, वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे बताऊंगा, और उसके थ्रू ही आपकी प्रिपरेशन, मेरे को लगता है मैं ऐसे ही करवा सकता हूँ। ठीक है, और मेरे को नहीं आता ज़्यादा थ्योरी व्योरी पढ़ाना, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है मैं मानता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो मत देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोअर हीटिंग वैल्यूज। लोअर हीटिंग वैल्यूज इनके असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोअर हीटिंग वैल्यू होती क्या है। लोअर हीटिंग वैल्यू क्या होती है, इसको नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। अब ये क्या होती है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, कोई भी हीट है जो कंबस्टन के दौरान रिलीज होती है उसको अपन लोअर हीटिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब लोअर हीटिंग वैल्यू एक होती है हायर हीटिंग वैल्यू, ये दो है।
दो कंसेप्ट है, याद रखना आप। अब इन दोनों के बीच में कंपेरिजन देखिए आप, क्या हाई हीटिंग वैल्यू, लोअर हीटिंग वैल्यू। हायर हीटिंग वैल्यू में हमारा जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और जो हीट रिलीज बाय द कंडेंसिंग वाटर वेपर, ये दोनों इंक्लूड की जाती है, जबकि लोअर हीटिंग वैल्यू में इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कौन कौन सी? एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और आपका एक कंडेंसिंग वाटर वेपर के दौरान, जो कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज होती है लेटेंट बनने में हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है हाई रेटिंग वैल्यू में, और लोअर रेटिंग वैल्यू में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जबकि कंप्लीट कंबस्टन का जो कंसेप्ट है वो अज्यूम हम करते हैं हाई रेटिंग वैल्यू में, जबकि इसमें इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल को हम एज्यूम करके चलते हैं कि लोअर रेटिंग वैल्यू में जो भी कोई सब्सटेंस है उसका कंप्लीट कंबस्टन नहीं हुआ होगा। ठीक है, और इनका एप्लीकेशन किन किन फील्ड में? यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड पावर जनरेशन, इनमें आपका यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट्स से, तो इनमें हाई रेटिंग वैल्यू यूज़ होती है। जबकि यूज़ फॉर द रेजिडेंशियल हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस के लिए हम कंसिडर करते हैं लोअर रेटिंग वैल्यूज़ को। ठीक है, अब हम बात करें तो लोअर रेटिंग वैल्यूज़ है, इनकी जो कॉमनली यूज़ होती है, जो यूनिट्स कौन कौन सी होती है? अब वो यूनिट्स है आपके, तीन टाइप की यूनिट्स है। एक तो होता है आपका किलो जूल पर केजी, एक होता है मेगा जूल पर केजी, एक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन यूनिट है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इन जो हमको ये फ्यूल्स दे रखे हैं इनको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, छोटे से बड़े में, जिनकी वैल्यू पहले कम है और ज़्यादा किसकी, ये बताना था लोअर रेटिंग वैल्यूज़ की। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये देखिए, ये इसका आंसर है। पीट की सबसे कम होती है लोअर रेटिंग वैल्यूज़, उसके बाद में आपका होता है लिग्निट। पीट आपको पता है एकदम लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ये कोल की क्वालिटी मतलब कोल नहीं होता पीट, एग्जैक्टली आप बोल सकते हो एक ऑर्गेनिक मैटर या सेडिमेंटरी रॉक्स, जो सेडिमेंट होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर या प्लांट्स मैटर होते हैं, उनका ट्रैप ट्रिप हो जाते हैं जो सेडिमेंट्स के बीच में, वो होता है पीट मटेरियल। उसके बाद में आपका आता है लिग्नेट, जो बेसिक क्वालिटी का कोल होता है। उसके बाद में आता है बिटुमिनस कोल, देन एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। उसके बाद में आपका आता है क्रूड ऑयल, जिसकी लो रेटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है, और क्रूड ऑयल के बाद में आपका जो मीथेन है बायोगैस, उसकी ज़्यादा होती है लो रेटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब मैं क्या इसमें आंसर बताऊँ, आपका कौन सा होगा आंसर? मैं नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, आप अपने आप इम्प्लीमेंट करके देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें ये भाई ने ये लगा रखा है, ये मत मानना। ठीक है, ये तो मैंने कोई पेपर है उसका रेफरेंस लेके यहाँ पर कट आउट लगाया था क्वेश्चन का, और आप ही खुद ही ढूंढना, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाया है, जो पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखना कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्शन से। ये पूछ रहा है, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। Which of the following is a special provision for management of solid waste in hilly areas under the solid waste management rule 2060? ठीक है, तो ये रुकना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके, कोई नहीं। तो इसमें आपको पूछ रखा है कि जो लैंडफिल साइट होती है, सैनिटरी लैंडफिल साइट होती है, उसका जो हिली एरिया है, उसकी जो दूरी है हिली एरिया से कितनी दूर होगी, कितनी आसपास उसके रेंज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, ये डिस्टेंस का, सेंट्रल लैंडफिल के डिस्टेंस का। तो सबसे पहले जो प्लेस है, प्लेस में आप देखिए तो कोस्टल रेगुलेशन और वेटलैंड क्रिटिकल हैबिटेट्स एरियाज है, सेंसिटिव इको फ्रेंडली एरियाज और फ्लड प्लेन्स आर रिकॉर्डेड एज द लास्ट 100 years से रिकॉर्डेड है। उनके जो हैं वहाँ पर सैनिटरी लैंडफिल्स परमिटेड नहीं। ठीक है, उन एरिया में आप नहीं बना सकते। जबकि रिवर है, जो कोई भी रिवर है उसका 100 मीटर अवे होना चाहिए मिनिमम, ये आप याद रखना, ये मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस है। और इसकी दूरी है सैनिटरी लैंडफिल साइट की, वो रिवर के फ्लड प्लेन से आपके 100 मीटर दूर होनी ही चाहिए। 100 मीटर तो एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। और पौंड लेक के लिए, वाटर बॉडीज के लिए ये दूरी है आपके 200 मीटर के आसपास। फिर जो नॉन मेंडरिंग रिवर होती है, जैसे कैनाल है या फिर आपका कोई नाला है, ड्रेनेज, उसके उससे लगभग 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हाईवेज, रेलवे लाइंस, वाटर सप्लाई वेल्स होते हैं, उनके लिए ये है 500 मीटर के आसपास। ठीक है, फ्रॉम सेंटर लाइन। देन हैबिटेशन और लैंडफिल फैसिलिटीज
वो 500 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसा कि ये लिख रखा है, बट इसका ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं होता। आपको पता है जो दिल्ली में आपके समयपुर बादली साइड या गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है उनके आसपास ही बहुत सारी हेबिटेशन या कच्ची बस्तियाँ बनी हुई है, लेकिन पता नहीं कोई ध्यान देता है नहीं उसमें। अब अर्थक्वेक जोन होता है, उससे आपका 500 मीटर की दूरी से दूर होना जरूरी है। फॉल्ट लाइन फ्रैक्चर होता है जो मेन फ्रैक्चर है, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से एटलीस्ट 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए सैनिटरी लैंडफिल साइट की। और फ्लड प्रेन एरिया होता है, जो फ्लड प्रोन एरिया होता है वहाँ पर सैनिटरी लैंडफिल नॉट परमिटेड। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? अगर वहाँ पर कहीं लैंडफिल हो गया और फ्लड की सिचुएशन आ गई तो वो सारा का सारा जो वेस्ट होगा वो सारा जो फ्लड का पानी होगा उसके साथ बहकर चला जाएगा, और अलग अलग टाइप की बीमारियाँ और भी अलग अलग कारण से मुश्किलें दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। इसलिए फ्लड प्रोन एरिया होता है वहाँ पर सेंट्रल लैंडफिल साइट परमिटेड नहीं होती है। ठीक है, और वाटर टेबल के लिए ये जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट आपका 2 मीटर अबव होना चाहिए। ठीक है, बॉटम लाइनर ऑफ द लैंडफिल शुड बी 2 मीटर अबव फ्रॉम द हाइएस्ट वाटर टेबल। ठीक है, और एयरपोर्ट के लिए ये आपकी दूरी है 20 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो मैंने ये कटआउट है ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो रूल है 2006 वाला, उसे लिया है। ए सुटेबल लैंड शेल बी आइडेंटिफाई इन द प्लेन एरियाज डाउन द हिल विद इन 25 किलोमीटर फॉर सेटिंग अप सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है, 25 किलोमीटर की जो दूरी है इतना तो होना चाहिए, उसके अंदर अंदर ही प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया डाउन द हिल, हिल के नीचे की साइड। फिर हम आगे बात करें तो 2016 में क्या हुआ था, आपके जो रूल्स आए थे अलग अलग, आप याद रखना कौन कौन से रूल्स आए थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये रूल आया था आपका, उसके बाद में ई वेस्ट मैनेजमेंट का रूल आया था, एक बायोडाइवर्सिटी एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का रूल आया था, और एक आपका आया था बायोमेडिकल वेस्ट जो है। ये चारों आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसमें शायद प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमस। ह्यूमस कंटेंट है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखा है ये, चलो मैं आपको सीधा कंसेप्ट पर ले जाता हूँ, आप बाद में बताना इसका क्या है आंसर। देखिए, सबसे पहले होता है आपका स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठहर जा यार, हाँ, स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, याद रखना है ये पर, ये लिखा हुआ है ह्यूमस। ह्यूमस होता है आपका दो टाइप का, एक होता है ह्यूमिक सब्सटेंस, एक होता है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। अभी ह्यूमिक जो सब्सटेंसेज होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लूइक एसिड, एक होता है ह्यूमिक एसिड, और एक होता है आपका ह्यूमिन। ये तीन टाइप के होते हैं, फ्लूइक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। ये तीनों इतनी बार पीवाईक्यूज में पूछ रखे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से इनकी प्रॉपर्टीज देखना। फ्लूइक एसिड का जो नेचर होता है वो एसिड और एल्कलाइन बहुत पीएच पर सोल्यूबल होता है, जबकि ह्यूमिक एसिड ऐसा नहीं होता। ह्यूमिक एसिड में क्या होता है, ये ओनली एल्कलाइन पीएच होती है, वहाँ पर ही सोल्यूबल होता है, एसिडिक पीएच में सोल्यूबल नहीं होता। जबकि ह्यूमिन है वो इनसोल्यूबल होता है बहुत पीएच पर। ठीक है, दोनों पीएच पर वो इनसोल्यूबल होगा। जबकि हम बात करें फ्लूइक एसिड की और करेक्टरिस्टिक्स तो इनके कलर के बारे में, तो लाइट येलो एंड ब्राउनिश कलर होता है आपका फ्लूइक एसिड का, ब्लैक एंड डार्क कलर होता है आपका ह्यूमिक एसिड का, एंड ब्लैक कलर होता है आपका ह्यूमिन का। मोलिकुलर वेट की बात करें तो फ्लूइक एसिड का मोलिकुलर वेट कम होता है, जबकि ऑक्सीजन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। ह्यूमिक एसिड में आपके मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है बट ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऑक्सीजन कंटेंट है ह्यूमिक एसिड में ये कम होता है, जबकि फ्लूइक एसिड में ज़्यादा होता है। और मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है आपका ह्यूमिन का, ह्यूमिन में मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। अब फ्लूइक एसिड है जो आपका एक्ट एज ए चिलेटर। ठीक है, सोइल में ये चिलेट की तरह काम करता है। चिलेट आपको पता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साथ बॉन्ड बनाकर उनको एक तरह से नेट में बांध देते हैं अपने जाल में। ठीक है, कंपाउंड में ट्रिप कर लेते हैं, तो ये चिलेटर की तरह काम करते हैं फ्लूइक एसिड, और ये फॉर्म्ड बाय द ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस। अब याद रखना कि आपको पूछ लेकर कि फ्लूइक एसिड है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू।
जबकि ह्यूमिक एसिड होता है उसका फॉर्मेशन होता है आपका फ्लूइक एसिड से, फ्लूइक एसिड से ही आपका ह्यूमिक एसिड बनता है, ह्यूमिक एसिड, ठीक है। और सी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो आपके ह्यूमिक एसिड की ज़्यादा होती है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट भी ह्यूमिक एसिड में ज़्यादा होता है। आप ये याद रखना, ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ब्लैक कलर आपका ये हो गया ह्यूमिन का, और इसमें मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करें तो नॉन ह्यूमिन सब्सटेंस होते हैं। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस में इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक आपका हो गया पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिग्निन्स, ये सारे एग्जाम्पल है आपके नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस के। और जो बायो रिफाइनरी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इसके अंदर ही आते हैं, इस कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है, इसका क्लासिफिकेशन है, आप याद रखना। अब आओ क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है। देखिए, ह्यूमस कीप्स सोल डार्क कलर, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ह्यूमस डार्क कलर प्रोवाइड करता है, ब्लैक एंड डार्क। फिर ह्यूमिक एसिड इज इनसोल्यूबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ओनली एल्कलाइन सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है। और जो फ्लूइक एसिड इज सोल्यूबल इन एसिडिक सॉल्यूशन, हाँ ये सही है, एसिडिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन दोनों सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और ह्यूमिक एसिड हैज द लोअर ऑक्सीजन कंटेंट कंपेयर टू द फ्लूइक एसिड, ये भी एकदम करेक्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। फिर क्ले पार्टिकल एक्ट एज ए कोलाइड इन वाटर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सारी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये क्ले पार्टिकल एक्ट एज ए क्लोराइड इन वाटर, ये आपका कंसेप्ट आपके आएगा वाटर केमिस्ट्री में, कोगुलेशन टॉपिक है वहाँ पर, उसको हम जब कोगुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको विद एक्सप्लेनेशन के साथ डील करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेदरिंग वनरेबिलिटी, ये भी यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस की कैटेगरी में। आपको पता है जैसा जियो साइंस का वेटेज पिछले बहुत सारे साइकिल से बढ़ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन अभी जो 2 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें भी जियो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जो आप मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि इन सारे मिनरल्स को अरेंज करना आपको वेदरिंग वनरेबिलिटी में, वेदरिंग के टुवर्ड्स वनरेबल कौन ज़्यादा होगा, तो आपको पता है हेलाइट ज़्यादा वनरेबल होता है, हेलाइट का फॉर्मूला होता है आपका नॉर्मल टेबल साल्ट होता है जो NaCl, वही हेलाइट होता है। फिर आपका कार्बोनेट मिनरल्स होते हैं जो CaCO3 है ये। फिर क्वार्ट्ज आपको पता है एकदम मोस्ट हार्डनेस जो होती है, ठीक है, क्वार्ट्ज बहुत ही हार्ड मिनरल होता है। बाद में फेल्सपार है, ओलिविन है, ये भी दो मिनरल है जो इग्नियस रॉक के जो कंपोजिशन है उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है उस कैटेगरी के। अब ये ऐसा सेम ही क्वेश्चन आपका PYQs में पूछ रखा है, ठीक है। देखिए आप, जो सितंबर शायद 2022 का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था, अरेंज द फॉलोइंग मिनरल्स विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर वेदरिंग, ठीक है। देखिए, हाँ ये रहा, तो इसमें ये वेदरिंग की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर में लगाना था। तो इनका ऑर्डर क्या था, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो स्टेबल सबसे ज़्यादा होता है आपका क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे कम होता है आपका ओलिविन, पायरोक्सिन, देन बायोटाइट या एम्फीबोल, फिर आपका होता है क्वार्ट्ज। ये जो बोवेन रिएक्शन है सीरीज, उसका ही वो ऑर्डर है। जबकि एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, कैल्साइट है, कैल्साइट सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में ओलिविन है, कैल्शियम फेल्ड्सपार है, सोडियम फेल्ड्सपार है, और इलाइट है। इलाइट काफ़ी हार्डनेस शो करता है टुवर्ड्स द वेदरिंग। अभी ये इसमें ऑप्शन दे रखे थे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपके, ठीक है। इलाइट मिनरल आपको पता है इसमें फाइलोसिलिकेट मिनरल होता है, इसमें होता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम पाया जाता है। क्ले मिनरल है, रिजेंबल माइकास विद ए लेटेस स्ट्रक्चर, ठीक है, विद विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, ठीक है, ये एक्सपेंड नहीं होता वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद। जबकि जो मोन्टेमोनलाइट है, वर्मिकुलाइट है, जो क्लेज होती है वो एक्सपेंशन शो करती है। अब हम इसमें एक दो कंसेप्ट और लिख रखे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिलिकेट मिनरल, एक होता है आपका नॉन सिलिकेट मिनरल। सिलिकेट मिनरल होते हैं जो आपके 92% फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज, ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, इन सब मिनरल से मिलकर बने होते हैं। जबकि जो आपका नॉन सिलिकेट मिनरल होता है वो आता है आपका गलीना, जो लेड सल्फाइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और
सिनाबार है जो मरकरी सल्फाइड है, इन सब से मिलकर बने होते हैं। क्वार्ट्ज होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल, जो 12% ऑफ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट का पोर्शन है वो क्वार्ट्ज से मिलकर बना है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यूज्ड इन द रेडियो रडार एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, इसमें यूज होता है आपका क्वार्ट्ज का। ये सिलिका मिनरल है, प्योर सिलिका होता है। ओलिविन मोस्ट अबंडेंट इन द मेटल, ओलिविन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है आपके मेटल में। दे आर मैग्नीशियम एंड फेरस सिलिकेट, यानी फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट होता है, उसका एग्जांपल है आपका ओलिविन। एंड द मिनरल आर बेसाल्टिक इन नेचर, एग्जांपल इसका है सर्पेंटाइन, ठीक है, बेसाल्टिक नेचर में सर्पेंटाइन होता है। पायरोक्सिन 11% बनाता है आपका अर्थ क्रस्ट का, इसकी एग्जांपल है आपका होगाइट एंड एनस्टेटाइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा मैंने बता दिया। अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आप देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेदरिंग वनरेबिलिटी, सबसे ज़्यादा वनरेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगना है तो सबसे लास्ट में आपका हाईलाइट आएगा, ये आपको पता है, और सबसे पहले आएगा आपका क्वार्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होगा क्वार्ट्ज, देन फेल्सपार, फिर ई में ओलिविन, फिर कार्बोनेट, देन हैलाइट, तो ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो ये क्वेश्चन आपका जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उन पर पूछ रखा है, ये टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके जो मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा है, जो मार्च का 2023 का पेपर हुआ था, जो कि 2022 का दिसंबर साइकिल का पेपर है। तो इसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन बताना था और नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इसको सेम टू सेम देखिए आप, पूरा का पूरा नेचर में मैच ऑफ द फॉलोइंग में। अब न्यूट्रलिज्म आपको पता है ना, तो कोई इफेक्ट होता है एक दूसरे से, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए का हो गया 1, ए का 1 होती है आपका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आपको दूसरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 18 जून को पेपर हुआ था, उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या थी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ही गलत थे, ठीक है। तो अगर शायद वो अगर एग्ज़ाम वैलिड होता, नया एग्ज़ाम नहीं होता आपका, रीनेट नहीं होता, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन चैलेंज करने के थे, बहुत सारे, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ आराम से, जिनमें ऑप्शन में इतनी गड़बड़ी थी, करेक्ट ऑप्शन वो फिट बैठ ही नहीं रहे थे, ठीक है। अमेंसेलिज्म आपको पता है, स्पीसीज ए इज इनहिबिटेड, बी इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो ये ए का, बी का 2 हो गया। अमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक तो होता है माइनस, एक होता है जीरो। न्यूट्रलिज्म में आपके दोनों जीरो होते हैं। फिर कमेंसलिज्म में आपका एक होता है प्लस, एक होता है जीरो। और म्यूचुअलिज्म में आपके दोनों प्लस होते हैं, दोनों को फायदा मिलता है। ये हो गया आपके म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म का एक एग्जांपल बताऊं तो आपके जो ओशंस होते हैं, ओशंस में जो बेंथोस जोन होता है, वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, और ऊपर भी सरफेस पर आकर जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो अपना खाना खाती है। यहाँ पर जब वो खाना खाती है तो बहुत सारा पार्ट्स होता है उनके खाने का जो नीचे गिर जाता है धीरे धीरे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। वो फिर वो छोटे पार्टिकल्स है वो जो बेंथो या नीचे जोन होता है ओशन का, वहाँ पर जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनके लिए वो खाने का काम कर देता है, तो उनकी हेल्प भी हो जाती है। और ये जो बड़ी वाली मछली है वो अनअफेक्टेड है इनसे, और इनको फ़ायदा भी मिल गया। तो ये आपका होता है आपका कमेंसलिज्म एग्जाम्पल, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब सेम टू सेम ऐसा ही आपका पैरासिटिज्म दे रखा है यहाँ पर। देखिए पैरासिटिज्म, जो पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है, द पैरासाइट जनरली स्मॉलर देन द होस्ट बेनिफिटेड वाइल द होस्ट हैव नेगेटिव इंटरेक्शन। जबकि प्रेडेशन में क्या होता है, द प्रेडेटर जनरली लार्जर देन द प्रे एंड हैव पॉजिटिव इंटरेक्शन वाइल, जबकि प्रे हैव नेगेटिव इंटरेक्शन। कमेंसलिज्म मैंने बता दिया, म्यूचुअलिज्म आपको पता है। अब इंटरेक्शन होते हैं, उनके नेचर 3 टाइप होते हैं आपका, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो या न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन के एग्जांपल जैसे म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म ये आते हैं। म्यूचुअलिज्म 2 टाइप का होता है। म्यूचुअलिज्म में आपके म्यूचुअलिज्म टाइपिंग मिस्टेक, तो ये होता है आपका खुद का ही 2 टाइप का, एक होता है आपका ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव, ठीक है। इसमें दोनों प्लस होते हैं। ऑब्लिगेट में क्या होता है, दोनों का ऑब्लिगेशन है, बोथ आर कंपलसरी, ठीक है, बोथ आर कंपलसरी, बोथ पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, ठीक है। जबकि फैकल्टेटिव में क्या होता है, अगर एक भी नहीं भी होगा तो फिर वो दूसरा अपना काम चला दे, ये होता है फैकल्टेटिव।
इंट्रैक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से यूजीसी नेट कैटेगरी में पेपर 1 और पेपर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। अब ये आपके क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो एड्रेस करते हैं आपके सोशल इश्यूज़ को। सोशल इश्यूज़ को आपको पता होना चाहिए आपके समाज के क्या मुद्दे हैं, तब आप इसीलिए आंसर कर दोगे इसका। तो आपको पता है कि जो जेंडर इक्वलिटी होती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो SDG 5 है वो है। उसके बाद में रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, ये दो है। फिर CD आ गया था, इसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को लगा दे, लेकिन ये आपके समाज का मुद्दा नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है, उससे आपका सोसाइटी बनता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका 11th है वो भी आपके सोशल इश्यूज को एड्रेस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका CD, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको पता है SDG जो है, जो MDG है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, उनके सक्सेसर है SDG जो 2015 में इम्प्लीमेंट हुए थे। और इनका जो डेडलाइन है आपका 2030 तक इनको सबको इनको अचीव करना है। टोटल आपके गोल है SDGs के 17 गोल है और टारगेट्स है आपके 116 है, याद रखना आप। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया है UN की। अब मैं आपको याद करवाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। इस फोटो को मत देखो, इधर आओ। जो मेन है ये सारे के सारे गोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो SDGs गोल है वो आपके काम करते हैं आपके 5P प्रिंसिपल पर। 5P प्रिंसिपल क्या क्या होता है? एक होता है आपका पीपल, जिसमें आ गए हमारे जैसे लोग। फिर आता है आपका प्रोस्पेरिटी, जिसमें समृद्धि होती है। फिर प्लेनेट, जो हमारा मदर अर्थ, प्लेनेट से रिलेटेड जो गोल्स है वो। उसके बाद में पीस एंड पार्टनरशिप। ये सारे 5P प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पर आपके SDGs डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। और इनको आप याद कैसे करोगे? ऐसे ही कर सकते हो अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। अगर आपको खुद को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अभी 2 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा गोल, ऐसे नंबर पूछा था शायद, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला गोल है वो पूछा था, ये वाला। हम्म 7th नंबर गोल, SDGs। अब इनको आप याद कैसे करोगे? जो पीपल कैटेगरी उसमें 6 होते हैं, उसके बाद में प्रॉस्पेरिटी में 5 होते हैं, उसके बाद में 4 होते हैं। देखिए एक एक नंबर कम हो रहा है, 6, 5, 4, देन 1 एंड 1। ये हो गया आपके 17 टोटल, गिन लेना, ठीक है। अब हम बात करें तो याद करने का इनका कैसा है। देखिए जो इनके कोड है आप उसे याद कर सकते हैं इजीली। पी का हो गया आपका पॉवर्टी, फिर हंगर, देन हेल्थ, फिर आपका हो गया एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वलिटी, फिर आपका जो डब्ल्यू है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। डब्ल्यू आप वाटर से याद कर सकते हो इजीली। तो आपके ये हो गए पीपल से रिलेटेड गोल्स। फिर आपका प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड देखें तो जो क्लीन एनर्जी है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वो आपका हो गया 7th नंबर। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसमें आ गया 8th नंबर पर। फिर जो आपके इंडस्ट्रीज, इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आ गया आपका 9th। फिर 10th नंबर पर हम बात करें तो रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, ये 10th नंबर पर आ गया, जो कि एक सोशल इश्यूज़ है उनको एड्रेस करता है। फिर आपका जो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है तो ये आपके सिटीज़ और कम्युनिटीज़ के लिए हो गया, ये हो गया प्रॉस्पेरिटी में 5। फिर आर में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इन प्रोडक्शन, ये अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है 30 नंबर, क्लाइमेट एक्शन। फिर लाइफ बिलो वाटर एंड देन लाइफ ऑन लैंड। फिर आपका पीस एंड पार्टनरशिप, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, आपको पता है ये 16 नंबर। फिर 17 नंबर पर आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो इजीली, आप भूलोगे नहीं, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर आपने एक बार ये कोड ढंग से अपने दिमाग में फिट कर लिया तो आपके लिए काफ़ी एकदम किक वॉक हो जाएगा, ये सारा चीज़ इजीली आप याद कर लोगे, ठीक है। तो आप याद रखना ये 5P प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द यूनाइटेड नेशन climate change conference reference is the COPs held in the framework of United Nations Framework Convention on Climate Change UNF ट्रिपल सी मैक्सिमम टाइम्स। ये पूछ रहा है जो आपके कोप की मीटिंग्स होती है UNF ट्रिपल सी की, वो सबसे ज़्यादा बार होस्ट किसने की है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है डेनमार्क, जर्मनी, सऊदी
सऊदी नहीं, साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ अफ्रीका देन स्वीडन। तो इन सब में देखें तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, ऐसे बता नहीं सकते कोई, ऐसे पूछ लिया इन्होंने। भले तुक्का ही मारते आप, छोड़ तो नहीं सकते ना इस नेट में, नेगेटिव मार्किंग ही होती है, तो आप कुछ तो टिक लगा के आओगे। तो इसमें डेनमार्क था, तो उसने एक बार होस्ट किया है ये वाला कॉन्फ्रेंस है। फिर जर्मनी है जो आपका मैक्सिमम टाइम आपने जर्मनी ने 5 बार होस्ट किया है। साउथ अफ्रीका ने एक बार किया है, और जबकि स्वीडन ने एक बार भी कोप की जो मीटिंग है उसको होस्ट नहीं किया है, याद रखना आप, स्वीडन ने अभी तक नहीं किया है। अब हम बात करें तो जो UNFCCC है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था आपका, जो रियो समिट हुई थी 1992 में ब्राज़ील में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, उसमें इसका फॉर्मेशन हुआ था। जिसमें आपके जो आउटकम्स थे क्या क्या थे, 3 कन्वेंशन थे और 3 डिक्लेरेशन थे। 3 कन्वेंशन कौन कौन से थे, आपका जो UNFCCC है वो था, फिर एक UNCBD था जो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर एक कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये थर्ड वाला था। तो ये 3 हो गए कन्वेंशन। फिर 3 डिक्लेरेशन कौन कौन से थे आपके, जो एक एजेंडा 21, फिर रियो डिक्लेरेशन था, एक था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। 3 डिक्लेरेशन थे और 3 थे कन्वेंशन। अब आपको कौन कौन सी कोप मीटिंग्स हैं वो याद रखनी है। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में, जो मेन मैं बताता हूँ आपको, जो कोप मीटिंग्स होती हैं, ये लार्जेस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है आपके UNFCCC की, एनवायरनमेंट के फील्ड में। जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो लेने होते हैं, वो कोप मीटिंग के दौरान ही लिए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप एक तो याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका 1997 में, जो रिलेटेड विद द ग्रीन हाउस गैस एमिशन उनसे था, जापान में हुआ था ये थी आपके कोप की थर्ड मीटिंग। जो थर्ड नंबर मीटिंग थी वो थी क्योटो से रिलेटेड। फिर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका 2015 में हुआ था पेरिस में, फ्रांस में, जहाँ पर आपने पंचामृत कंसेप्ट दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, COP21। फिर अभी रिसेंटली देखें तो COP27 हुआ था आपका इजिप्ट में, COP28 हुआ था आपका UAE में, और 29 होस्ट करेगा आपका बाकू, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू सिटी, 2024 में अभी ये होने वाला इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप याद रखना ही, मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर करा दिया है। और इसका आंसर है आपका जर्मनी, जिसने 5 टाइम होस्ट किया है मैक्सिमम टाइम कोप मीटिंग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है इकोलॉजी सेक्शन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पूछा है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, आपके पॉपुलेशन इकोलॉजी में 2 टाइप के ग्रोथ कर्व होते हैं। एक होता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, और एक होता है आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियली ये रहा देखिए, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करिए पॉपुलेशन। फिर ये होता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो एस शेप कर्व होता है, इसको बोलते हैं जे शेप कर्व। ये होता है आपका एस शेप कर्व। ये दोनों किस लॉजिस्टिक मेथड, जो मॉडल है इसका, जो वर्लाइज्ड पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, उस पर बेस्ड है। यहाँ पर इधर की साइड आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और आर यहाँ पर देखें तो इनका फॉर्मूला देखिए आप। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है वो आपके डिपेंड करती है आपकी कैरिंग कैपेसिटी पर। कोई भी इकोसिस्टम होता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो मैक्सिमम वो पॉपुलेशन सर्वाइव करवा सकता है अपने अंडर, वो होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ में आता है, तो ये इसका फॉर्मूला ये रहा कि dN/dt इक्वल टू द आर एन, मल्टीप्लाई करके इसको K-N में K। तो इस पर डिपेंड करता है। जबकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है एकदम आइडियल कंडीशन में, उसमें कैरिंग कैपेसिटी इतना ही मायने नहीं रखती, तो इसीलिए वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता फॉर्मूला। तो dN/dt इक्वल टू द आर ओवर है। ठीक है, आर क्या पर है, यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो आपका पॉपुलेशन होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है आर। फिर आपका क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी, और आर आपका डिपेंड करता है मेनली पॉपुलेशन डेंसिटी पर। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इन द रेट ऑफ द चेंज इन यूनिट टाइम। उसको आप कैसे निकाल सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, तो आपका ये जो फॉर्मूला है एन टी इक्वल टू, अगर आपको टी टाइम पर आपको अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालने, तो आपको पता होना चाहिए जीरो, जो इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने थे उसका एक्सपोनेंशियली गुणा कर दे दो इंट्रिंसिक रेट एंड टाइम के साथ, तो आपका ये फॉर्मूला होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, dN/dt इक्वल टू द आर एन K-N में K। ठीक है,
मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि फटाफट आपका कवर करवा सकूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, आपको स्पीड बढ़ा के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद तक। अगर आप देखना चाहोगे शिद्दत से लेक्चर तो आप नॉर्मल स्पीड पर या फिर 1.25 पर करके ही देख सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है एनालिटिकल टेक्निक, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज सुटेबल एग्जांपल ऑफ। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपका सुटेबल एग्जांपल कौन सी क्रोमेटोग्राफी का होता है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी आपको पता है एक एनालिटिकल टेक्निक्स है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स या भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका, और इसका जो मेन प्रिंसिपल है इसमें होता है, एक होती है मोबाइल फेज, एक होती है आपके स्टेशनरी पेज। मोबाइल फेज वो मोबाइल होती है, स्टेशनरी वो स्टेशनरी होती है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी मेनली आपके 4 टाइप की होती है। एक होती है आपकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक होती है आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर थर्ड वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ वन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, जो भी इनके सारे जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है, इनमें जो मोबाइल फेज है उनको मैंने ऑरेंज कलर से डिनोट किया है, जबकि आपका स्टेशनरी फेज है उनको व्हाइट कलर से डिनोट किया है। मोबाइल फेज में देखें तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपके मोबाइल फेज आपके लिक्विड सॉल्वेंट है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी लिक्विड सॉल्वेंट है, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी लिक्विड सॉल्वेंट है। जबकि जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो कैरियर होती है वो मोबाइल फेज होती है, वो आपकी गैस होती है, कैरियर गैस होती है, जो कि सैंपल होता है उसको ले जाती है कैरी करके स्टेशनरी फेज की तरफ। जबकि यहाँ पर स्टेशनरी फेज अलग अलग देखें तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपका जो बीट्स होती हैं सॉलिड बीट्स ये होती हैं, जबकि गैस क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड बीट्स भी हो सकती है या लिक्विड होता है कोई भी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसके नाम से पता चल रहा है जो पेपर स्ट्रिप होती है उस पर आपका सैंपल रन किया जाता है, पेपर स्ट्रिप ये होता है स्टेशनरी फेज। और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है एल्यूमिना या सिलिका जेल, उसका यूज़ करते हैं हम स्टेशनरी पेज के तौर पर। तो आप ये सारे इनके जो मोबाइल पेज और स्टेशनरी पेज है याद रखना। अब ये क्वेश्चन में पूछा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज सूटेबल एग्जांपल ऑफ। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आपकी एल्यूमिना और सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं जो सैंपल होता है उसका एड्जॉर्प्शन हो जाता है उनके सरफेस पर। ठीक है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है, ये मैकेनिज्म इसमें होता है क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, याद रखना है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नीचे एक और फ्लो चार्ट दे रखा है आपका क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। क्रोमेटोग्राफी अगर हम अलग अलग टाइप से देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट टू द स्टेशनरी फेज, उसके बेसिस पर देखें तो ये 4 टाइप की होती है, एड्जॉर्प्शन है, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है, साइज एक्सक्लूजन है। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक बीट शेप, जो बीट्स हम यूज़ करते हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग देखें तो 2 डायमेंशन जो बेड का शेप होता है 2 डायमेंशन 2D होती है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी ये दोनों के इसमें क्योंकि हम यूज़ करते हैं पेपर स्ट्रिप का, जबकि 3D में आपका कॉलम होता है, कॉलम उसका यूज़ करते हैं, तो वो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल शेप देखें तो हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, एक होता है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये होते हैं आपके फिजिकल शेप के आधार पर। तो आप याद रखना आप क्रोमेटोग्राफी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस करवा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एयर पोल्यूशन सेक्शन से यूनिवर्सल क्वेश्चन है। यूनिवर्सल जो प्लूम बिहेवियर है सबसे इंपॉर्टेंट, हर टाइम हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है इसका, कभी भी हर साइकिल में पेपर होता है एक, ये सब टॉपिक है जो एयर पोल्यूशन में हर बारी पूछा जाता है। अब इसमें पूछ रहा है द व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ स्मोक स्टेक प्लूम अंडर द स्ट्रॉन्ग लेप्स रेट। इसमें बोल रहा है जो ELR है आपका वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ELR की वैल्यू आपके DLR से ज़्यादा होगी, और इसका मतलब क्या है आपकी कंडीशन होगी अनस्टेबल। ये आगे मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट में। इन कंडीशन विल डिक्रीज इन द टेम्परेचर वर्सेज एल्टीट्यूड इन मच ग्रेटर दैन नॉर्मल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है आपका लूपिंग प्लूम, लूप्स होता है, लूपिंग प्लूम होता है, उसमें आपका जो प्लूम होता है वो स्टेक से निकल के ऐसे मूव करता है, पहले ऊपर जाता है ELR ज़्यादा होने की वजह से, फिर वापस उसमें जो टेम्परेचर है उसमें कमी आती है वो वापस सिंक करता है, देन फिर सोलर इंसोलेशन की वजह से वापस ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो ऐसे ही चलता रहता है लूपिंग प्लूम। अब हम बात करते हैं प्लूम बिहेवियर पर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से। और जो अभी आपका 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखे थे प्लूम बिहेवियर से। ये अब सही है। प्लूम बिहेवियर
आपका देखिए ये डिपेंड करता है सबसे पहले आपके ELR पर। ELR पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका प्लूम बिहेवियर। और आपको पता है कि ELR की जो वैल्यूज होती है, एक तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, DLR की वैल्यू होती है 9.8, फिर SLR या सेचुरेटेड या मोस्ट एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी 4.5। अब जो लूपिंग प्लूम होता है, लूपिंग प्लूम ये होता है आपका आफ्टरनून कंडीशन, जो स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल एकदम गर्म सरफेस होती है, तब उस टाइम ये लूपिंग प्लूम फिनोमेनन आपको देखने को मिलता है, जिसमें लाइट विंड्स होती है, हल्की हल्की हवाएं चलती रहती है। अनस्टेबल ड्यू टू द रैपिड मिक्सिंग होती है, उसमें रैपिडली सर्कुलर मूवमेंट चलता रहता है। फिर जो सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट है, सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट मतलब इसका मतलब है आपका जो अनस्टेबल कंडीशन है उसको सुपर एडियाबेटिक कंडीशन बोलते हैं, जबकि जो स्टेबल कंडीशन होती है उसको सब एडियाबेटिक कंडीशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ELR की वैल्यू है वो आपकी DLR से ज़्यादा होगी, तो ये DLR है उससे ज़्यादा होगी आपकी ELR की वैल्यू। ये इसका ग्राफ है डिनोटेशन का। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो आपके नॉर्मली जो भी प्लूम होता है वो ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ DLR। ठीक है, DLR के पाथ वो हमेशा फॉलो करेगा। सबसे पहले DLR, अगर DLR से अगर हम बात करें, अगर इसकी स्लोप कम होगी तो अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, DLR से अगर इधर की साइड देखें तो वो होगी अनस्टेबल कंडीशन, जबकि उधर है अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर कम, ELR की वैल्यू अगर आपकी कम है DLR से, ठीक है, तो आपका होगा स्टेबल कंडीशन। जबकि ELR की वैल्यू अगर ज़्यादा है DLR से तो होगी आपकी अनस्टेबल कंडीशन, यानी कि सुपर एडियाबेटिक कंडीशन। और जो न्यूट्रल या आइसोथर्मल कंडीशन होती है, बिल्कुल एकदम वर्टिकल होता है आपका ELR का ग्राफ। और जबकि बिल्कुल उल्टा, अगर आपका हाइट के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर तो वो हो गई आपकी इन्वर्जन कंडीशन। तो आप याद रखना ये लूपिंग। तो इस ग्राफ के थ्रू आप सारे ये ग्राफ समझ जाओगे। अब सेकंड जो प्लूम है वो आपका आता है कोनिंग प्लूम। कोनिंग प्लूम में क्या होता है, आपका जो ELR की वैल्यू है वो DLR से होती है। इसका मतलब हो गया आपका स्टेबल कंडीशन है, स्लाइटली स्टेबल कंडीशन है, सब एडियाबेटिक कंडीशन। इसमें होता है वीक लेप्स रेट होती है, क्लाउड ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को, रफली 10 डिग्री का कोण बनता है। 10 डिग्री का ये कोण है स्टेक से, ये ऐसे, तो ये बीच में जो एंगल होता है वो 10 डिग्री के आसपास बनता है। और इसका ग्राफ होता है ये वाला। जो DLR है ये तो नॉर्मल पाथ है ही, और जबकि ELR है वो यहाँ पर ये मिक्सिंग आइट है, यहाँ पर क्रॉस करेगा। ये यहाँ पर जो दोनों ग्राफ क्रॉस करते हैं यहाँ पर वो पॉइंट होता है आपका मिक्सिंग आइट। ठीक है, याद रखना आप। इसके अकॉर्डिंग आपके जो स्टेक्स होते हैं जो उनको डिज़ाइन किया जाता है मिक्सिंग हाइट के अकॉर्डिंग। वहाँ के जो एरिया होता है आसपास, इंडस्ट्री के आसपास का, उसके जो वेदर कंडीशन है उनको देखकर। ठीक है, चलिए थर्ड वन आपका कौन सा है, प्लूम, फेनिंग प्लूम। फेनिंग प्लूम काफ़ी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। फेनिंग प्लूम इज अर्ली मॉर्निंग प्लूम होता है, स्टेबल कंडीशन होती है। इसमें भी जो ELR की वैल्यू है आपकी कम होती है DLR से, और अंडर एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन, इन्वर्जन कंडीशन आपके फेनिंग प्लूम में ज़्यादा होती है। इसमें रेडिएशन इन्वर्जन होता है लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के टाइम। इन्वर्जन आपको पता है कि एक टाइम पर आपका सरफेस के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, बट फिर आफ्टर वन पॉइंट ये वापस नॉर्मल पाथ पकड़ लेगा आपका। तो इसमें स्ट्रॉन्ग लेप्सरेट कंडीशन। ये तो नीचे वाला फ्यूमिगेशन का है, कोई नहीं। फेनिंग का आपका स्प्रेड ओनली हॉरिजेंटल, याद रखना आप, ये ओनली हॉरिजेंटली मूव करेगा जैसे। तो इन्वर्जन लेयर ऊपर है और आपका फेनिंग की तरह ये प्लूम में ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया DLR, ये हो गया आपके ELR, क्योंकि इसमें सरफेस के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका मिक्सिंग हाइट का पार्ट। तो ये फेनिंग प्लूम में इसका ग्राफ है और ये इसका स्टिक डायग्राम है। ठीक है, तो आप याद रखना ये इनकी कंडीशन है। फिर नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेटिंग प्लूम। फ्यूमिगेटिंग प्लूम आपका अनस्टेबल प्लूम होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एब्सोल्यूट कंडीशन होती है। इसका ELR की वैल्यूज है वो DLR से ज़्यादा होती है, और ये मोस्ट डेंजरस प्लूम होता है। याद रखना, मोस्ट डेंजरस वर्स्ट कंडीशन आपकी फ्यूमिगेशन प्लूम होता है उसमें होती है। द अपोजिट ऑफ द लॉफ्टिंग प्लूम व्हेन द इन्वर्जन लाइट्स अबव। यहाँ पर इन्वर्जन क्या होता है, लेयर होती है ऊपर, जबकि जो प्लूम होता है वो होता है नीचे। अब इन्वर्जन लेयर प्लूम को ऊपर जाने से रोक देता है, वो ट्रिप कर लेता है साइड। ठीक है, तो प्लूम क्या करता है, यहाँ पर नीचे के सरफेस होता है यहीं पर वो फैलता रहता है, जो कि यहाँ पर जो नीचे पॉपुलेशन रहती है, हैबिटेशन, उनको हार्म करता है यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स।
तो ये सबसे इसलिए वर्स्ट कंडीशन होती है। ये यहाँ पर सुपर एडियाबेटिक एनवायरनमेंट होता है, एक्सट्रीमली बैड फॉर द टर्बुलेंट मिक्सिंग, पोल्यूटेंट कैंट एस्केप अबाउट टॉप, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते क्योंकि ऊपर आ गए आपके इन्वर्जन लेयर। ठीक है, याद रखना। और ये इसका हो गया डायग्राम कि ये पहले तो यहाँ पर तो LR एक बार कम था, लेकिन जब ये इन्वर्जन है यहाँ पर ऊपर की साइड हो गई इन्वर्जन लेयर, तो सरफेस के साथ टेम्परेचर बढ़ने लग गया DLR के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वन है आपका लॉफ्टिंग प्लूम है, जो अपवर्ड मिक्सिंग रैपिड होती है और टर्बुलेंट बट डाउनवर्ड प्रिवेंट बाय द इन्वर्जन लेयर। ठीक है, ऊपर की साइड मिक्सिंग अच्छी हो रही है लेकिन नीचे आपके इन्वर्जन लेयर आ गई, तो ये आपका लॉफ्टिंग होता है। ये मोस्ट फेवरेबल प्लूम होता है। इसमें क्या होता है, जो प्लूम है वो स्टेक है, तो इन्वर्जन लेयर यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन रह रही है उनको हार्म नहीं करेगा। इन्वर्जन लेयर की वजह से वो सारा का सारा प्लूम है वो ऊपर ऊपर की तरफ ही फैल कर वहाँ पर स्प्रेड होता रहेगा आगे आगे, लेकिन जो नीचे एबिटेशन ले रही है उनको कोई हार्म नहीं करेगा। ठीक है, तो आप याद रखना, नीचे की तरफ होती है स्टेबल कंडीशन, ऊपर होती है अनस्टेबल कंडीशन, तो इन्वर्जन लेयर के ऊपर। तो ये हो गया आपका लॉफ्टिंग प्लूम। लॉफ्टिंग इसके लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर लॉफ्टेड कंडीशन है, ऊपर आपका प्लूम है वो स्प्रेड कर रहा है। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो ट्रिपिंग प्लूम आता है। ट्रिपिंग प्लूम नॉट आइडल फॉर द डिस्पर्सन ऑफ पॉल्यूटेंट। इसमें क्या होता है, जो आपका प्लूम होता है वो दो इन्वर्जन लेयर के बीच में ट्रिप हो जाता है। नीचे तो कंडीशन स्टेबल होती है और इन्वर्जन लेयर के ऊपर कंडीशन भी स्टेबल होती है, लेकिन बीच में इन्वर्जन कंडीशन आती है, स्टेबल कंडीशन। ठीक है, इसमें नॉर्मल लेफ्ट रेट होता है DLR के अकॉर्डिंग, जबकि ऊपर नीचे आपके जो इन्वर्जन कंडीशन होती है तो उसकी वजह से ये इन्वर्जन लेयर्स बन जाती है और बीच में आपका जो प्लूम है वो यहाँ पर ट्रिप हो जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग LR कंडीशन होती है और ये यहीं बीच इन दो लेयर के बीच में ही चलता रहता है। ठीक है, प्लूम स्टक बिटवीन द टू इन्वर्जन लेयर्स। जबकि नेक्स्ट वन लास्ट वन इस प्लूम आपका न्यूट्रल प्लूम है, जिसमें ELR और DLR कंडीशन दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ये इसका ग्राफ है, DLR ये हो गया आपका ELR और इसका ये प्लूम डायग्राम है, अपवर्ड वर्टिकल राइज ओनली, इसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो आप याद रखना, ही मैंने प्लूम का सारा कवर करवा दिया है। प्लूम के ये टाइप होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर एग्जाम के लिए भी। ठीक है, आप अच्छे से इसको देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, डिस्पर्स्ड radioactivity during a major and famous Chernobyl nuclear plant accident happened in 1985 was mainly concentrated in the isotope। अब सबसे पहले तो एंटी की ये गलती थी कि ये 1985 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1986 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो आपको पता है एक चर्नोबिल एक वेब सीरीज भी बन रखी है इससे डिजास्टर पर। चर्नोबिल में ये इंसिडेंट हुआ था 1986 में, जिसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके जो कोर था उसमें ब्लास्ट हो गया था कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से, तो वहाँ पर ये ट्रेजेडी हो गई थी। तो उसके दौरान जब अलग अलग गैसेस निकली थी, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकले थे, वो आपको बताना था, इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था। तो उसमें आप याद रखना 1986 में ये हुआ था, आयोडीन निकला था इसमें, जो आयोडीन मेन आइसोटोप था 131, फिर सीजियम था 137, फिर स्ट्रोंशियम 90 थे, फिर थी आपके नोबल गैसेज जो क्रिप्टॉन है, जिन्होंने और भी अलग अलग गैसेज थी। इनकी वजह से यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड हुई थी पूरे रीजन में। चोर्नोबिल रीजन है और उसके आसपास का जो रीजन था वो भी अफेक्टेड हुआ था बहुत सालों तक। अभी तक उसका फ़र्क दिखता है, वहाँ पर कैंसर, बहुत भारी मात्रा में कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें यूरेनियम का कोई लेना देना नहीं है, ना ही प्लूटोनियम का है, थोरियम भी इसमें इंक्लूड नहीं है आपका। इसमें सबसे ज़्यादा होगा नोबल गैसेस, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, आयोडीन, सीजियम और स्ट्रोंशियम। उसके बाद में आपका नोबल गैसेस का था परसेंटेज, तो नोबल गैसेस इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अरेंज करना आपको फॉलोइंग गैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ टू देयर मिक्सिंग रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। तो आपको बताना मिक्सिंग रेशियो के ऑर्डर की। ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है मिक्सिंग रेशियो का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिक्सिंग रेशियो क्या होता है। मिक्सिंग रेशियो अगर आप मीटेरोलॉजी के कंसेप्ट से देखें तो मिक्सिंग रेशियो होता है आपका मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो वाटर वेपर का जो मास है एयर के अंदर, और आपकी जो ड्राई एयर है उसका मास, ड्राई एयर। ठीक है, मॉइस्चर इसमें इंक्लूड नहीं है नीचे वाले जो है फोन में, तो आप याद रखना। अब मिक्सिंग रेशियो इसका यूनिट क्या होता है आपका, मास अपॉन मास है।
तो ग्राम पर केजी ले सकते हो, ये इसकी होती है यूनिट। अब इसके एग्जांपल बताऊं मिक्सिंग रेशियो के, तो इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जो ट्रॉपिकल मेरीटाइम बाउंड्रीज लेयर होती है वहाँ पर जो मिक्सिंग रेशियो की वैल्यू होती है वो आपके 18 के आसपास होती है, जबकि जो पोल्स पर जो एयर होती है वहाँ पर मिक्सिंग रेशियो की वैल्यू होती है आपके 1। और जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, वहाँ पर जो मिक्सिंग रेशियो की वैल्यू होती है आपके 0.1 के आसपास। तो ये एग्जाम्पल है, अब याद रखना। और सबसे पहले हम बात करें तो मिक्सिंग रेशियो क्या होता है। सिंपली आपको ये क्वेश्चन में जो पूछा है, मिक्सिंग रेशियो यही है कि जो आपका एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन है अलग अलग गैसेज का वो बताना था, उनका ऑर्डर है, वही मिक्सिंग रेशियो होता है। एयर में जो कंपोजिशन होता है वो मेनली आपके गैसेज का, वो आपका मिक्सिंग रेशियो होता है। जबकि जो वाटर वेपर के रिगार्डिंग देखें हम बात करें तो ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट या फिर जो मटीरियोलॉजी में होता है वो मिक्सिंग रेशियो ये होता है। अब इसमें ये एक टेबल है, इससे ये इजीली सोल्व हो जाता है आपका क्वेश्चन। सबसे पता है आपको, पता है कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है आपका नाइट्रोजन का होता है 78.08 के आसपास होता है मैक्सिमम। फिर ऑक्सीजन आता है अराउंड 21%। फिर आपका आता है आर्गन, यहाँ पर बच्चे कहीं गलती कर देते हैं, आर्गन आपका 3rd नंबर पर आता है। फिर आता है आपका CO2, CO2 काफ़ी बहुत कम है CO2 की कंसनट्रेशन। उसके बाद में आपका नियोन आता है 0.002। फिर हीलियम आता है आपका 0.0005, देन क्रिप्टॉन, फिर जीनोन एंड देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काफ़ी नीचे है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस टेबल से मिल जाता है। आप इजीली, अगर आपको टेबल या आपके कभी भी आपके आंखों के सामने आई होगी और आपने ज़रा सा भी रीड किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देते, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, ये करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चन है। पता नहीं इसको क्या हो गया एंटी को, इस क्वेश्चन क्यों पूछता है। 2024 में पेपर हो रहा है उसका, और ये रिपोर्ट पूछ रहे हैं 2022 की। हद है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैंक एज पर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब ये अलग अलग कंट्रीज दे रखी थी, पता नहीं अब जिसने ये रिपोर्ट देखी है अगर उसके सामने आई है तो तब तो वो देख लेगा, लेकिन ये नंबर इतना ऑर्डर याद कोई नहीं कर सकता, आपको पता है। तो इसलिए देखिए आप, बांग्लादेश की जो रैंक थी आपकी 18 थी, नेपाल की 74 थी, चाइना इसमें अच्छा परफॉर्म किया था, इसने 25, इंडिया का 68 काफ़ी खराब था। फिर श्रीलंका, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक है, श्रीलंका का 79 है। अब हमारे काम की जो चीज़ क्या है, दिसंबर के पेपर के हिसाब से देखें तो जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है 2022 वाली, या फिर जो भी 22, ये कौन करता है, ये आपका जो इकोनॉमिस्ट है, जो एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, वो आपका रिलीज़ करता है ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। वो जो दिसंबर में, मैं इसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट है, सोफी रिपोर्ट आती है, आप याद रखना, आप सोफी रिपोर्ट आती है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024। हर साल आती है रिपोर्ट, अभी 2024 वाली रिलीज नहीं है। तो आप याद रखना ये सोफी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सोफी रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन करता है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। फिर जो चिल्ड्रन फंड है, यूनिसेफ, वो, और WHO, ये सारे मिलकर इस रिपोर्ट को बनाते हैं। तो आप याद रखना सोफी रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग phosphorus species will dominantly exist in the pH range of 3 to 7 in the natural water। नेचुरल वाटर में आपको पता है अलग अलग कार्बोनेटेड स्पीसीज होती है और फॉस्फेट स्पीसीज होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उनकी कंसंट्रेशन को लेकर आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के सेक्शन में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है, वाटर केमिस्ट्री के सेक्शन में देख लो। तो इसका आंसर आएगा आपका H2PO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 3 से 7 के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर आ गया 7। तो यहाँ पर जो ऑरेंज H2PO4 ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। देखिए आप H3PO4 है, वो आपके बिल्कुल जो एसिडिक पीएच होती है वहाँ पर काम करता है, ये ब्लू लाइन H3PO4। फिर आपके चालू होता है यहाँ पर HPO4, ये H3PO4 है, यहाँ पर इनएक्टिव होके देन HPO4, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है आपके जो एल्कलाइन वाटर होता है वहाँ पर। और सबसे
कम होता है यहाँ पर फॉस्फेट। फॉस्फेट की कंडीशन देखिए आप, ये इसकी कंसंट्रेशन होती है ये अराउंड 10 के आसपास, तो बिल्कुल कम होती है। फिर जो बिल्कुल एल्कलाइन वाटर होते हैं, हाईली एल्कलाइन, तो उनमें जो फॉस्फेट होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आप याद रखना। वो यहाँ पर देखो नीचे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है, इनसोल्यूबल FeN एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। जो फेरस और एल्यूमिनियम फॉस्फेट होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं लो pH पर। जो सोल्युबिलिटी रीजन है आपका ये रहा यहाँ पर, सोल्युबिलिटी रीजन, और इनसोल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट पर कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो इनसोल्यूबल होता है इस रीजन में, जो आपका 7 से लेकर के 14 के आसपास है, जो एल्कलाइन रेंज होती है वहाँ पर, ठीक है। तो आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, और क्या पता इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन पूछे तो। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन, ये आपके एनवायरमेंटल जियो साइंस सेक्शन से पूछा है। डोल्ड्रम इज ए जोन ऑफ, डोल्ड्रम पूछा है आपका जोन ये किसका क्या है, तो आपको अगर नॉर्मली पता है तो ग्लोब, देखिए ग्लोब आपने देखा होगा, आपको पता है यहाँ पर इक्वेटर पर जो सोलर हीटिंग होती है जो मैक्सिमम होती है, सोलर इंसोलेशन आपका मैक्सिमम जो सनराइज होती है वो यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोलर हीटिंग की वजह से जो एयर होती है वहाँ पर राइज करती है, देखिए ये एयर यहाँ पर राइज कर रही है, फिर ये यहाँ पर ऊपर जाके वापस सिंक करती है यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाइज पर, तो यहाँ बन जाता है आपका हेडलेस सेल, फिर आपका बनता है पोलर सेल यहाँ पर आगे। जो फेरल सेल होता है आपका होता है मैकेनिकल सेल होता है, जबकि ये दोनों थर्मल थर्मल रीजन होता है, जो थर्मल हीटिंग होता है उसकी वजह से बनते हैं आपके हेडलेस सेल और पोलर सेल, जबकि फेरल सेल होता है इन दोनों के जो प्रभाव है, इन दोनों का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फेरल सेल बनता है, तो आप याद रखना इसमें। और जो आपके वेस्टर्लीज होती है वो तो सब ट्रॉपिकल हाइज, जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट होती है वहाँ पर चलती है वेस्टर्लीज, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड्स है जिनको ईस्टर्लीज बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज, वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में चलती है, जो कि कन्वर्ज होती है आपके यहाँ पर ITCZ जोन होता है जिसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं वहाँ पर आकर, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है आपका डोल्ड्रम। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप याद रखना, ध्यान से सुन लेना एक बार प्लीज़, ठीक है। तो हम डोल्ड्रम है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये ओवर द इक्वेटोरियल वाटर, सबसे पहले आप ध्यान रखना इक्वेटर पर होता है, फिर एयर इज वार्म क्योंकि सोलर हीटिंग की वजह से एयर वार्म होती है, और जो हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो वीक होता है डोल्ड्रम जोन में, और विंड्स आर लाइट, विंड्स होती है लाइट, ठीक है, हेवी नहीं होती। तो ITCZ जोन और डोल्ड्रम जोन यहाँ पर पाया जाता है इक्वेटर के आसपास का एरिया है, ठीक है। और जो भी अगर आगे इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आएंगे तो मैं और बता दूंगा आपको। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, अरेंज द फॉलोइंग सरफेस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्बिडो। एल्बिडो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्बिडो से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है आपके एग्जाम में। अर्थ का एल्बिडो आपका जनरली होता है 0.3, आपको पता है एल्बिडो क्या होता है, ये मेजर बिटवीन द 0 and 1 द अमाउंट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ ए सरफेस, ठीक है। जो भी अर्थ पर रेडिएशन आती है उसको वापस रिफ्लेक्शन करते हैं, कोई भी जो भी इकोसिस्टम होता है वो वापस अगर उसको कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करता है वो आपके एल्बिडो होती है उस इकोसिस्टम की। जो अर्थ की जनरली एल्बिडो आपकी 30% के आसपास है, इसका मतलब है अगर 100% रेडिएशन आ रही है तो 30% रेडिएशन है आपका अर्थ, वो हाथों हाथ वहीं पर वापस से रिफ्लेक्शन कर देती है उसको, ठीक है, हमारी अर्थ है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन आ रही है वो वापस चली जाएगी 30% के आसपास, तो ये अर्थ का एल्बिडो वैल्यू होता है 0.3 के आसपास, ठीक है। फिर एसफाल्ट है, एसफाल्ट की आपके 0.04 के आसपास होती है क्योंकि एसफाल्ट काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। ग्रासेज है इसका 0.25 होता है, फिर स्नो है इसका 0.85 सबसे ज़्यादा होता है, फ्रेश स्नो का एल्बिडो काफ़ी होता है। ऑब्जेक्ट्स लाइक डार्क एसफाल्ट एंड बेनू हैव ए लो एल्बिडो, ऑब्जेक्ट्स लाइक आइस एंड स्नो हैव ए हाई एल्बिडो, ठीक है। आप याद रखना ये एल्बिडो कॉन्स्टेंट है। अब इसमें हम बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्बिडो, तो सबसे ज़्यादा आपका इसको ऐसे ऑर्डर में लगाना है, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ठीक है, कम किसका है फिर सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा आपका होता है फ्रेश स्नो का, तो डी सबसे पहले आएगा, तो इससे आपका थर्ड ऑप्शन सीधा एक ही ऑप्शन से आपका करेक्ट हो गया, डी है, देन बी है ओल्ड स्नो, फिर ए हो गया आपका सेंड, फिर ई हो गया वेट अर्थ, फिर हो गया आपका फॉरेस्ट सबसे लास्ट में, ठीक है।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी सेक्शन से पूछा है कि रिसेंटली द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022 उसमें अलाइन इटसेल्फ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। तो इसका आंसर आपका साइड से मैं बताता हूँ आपको इन डेप्थ में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था 1972 में, 1972 में आया था। 1973 में आपका आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड और आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बात कर लेंगे उसको इन डिटेल में। फिर नेशनल वाइल्ड बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई थी। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, सेंट्रल जू अथॉरिटी है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये थे ये अलग अलग टाइप के। ठीक है, आप याद रखना इसमें। फिर आफ्टर अमेंडमेंट 2022 में इसमें जो 6 शेड्यूल थे, जो 1972 वाला था उसमें 6 शेड्यूल थे, उनको 4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, को कम करके, और उनको अलग अलग कैटेगराइज कैसे किया। जो शेड्यूल 1 है उसमें भी एनिमल्स है आपके जिनका प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल हाई लेवल पर है। और जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें जो एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन है वो कम है थोड़ा कंपेयर टू शेड्यूल 1 एनिमल्स। फिर जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल में ओनली प्लांट्स को, सारे प्लांट्स है उसके अंदर आ गए। जो साइट्स है, साइट्स आपको एक कन्वेंशन है, आपको पता है जो इंटरनेशनल ट्रेड है एंडेजर्ड स्पीसीज का, उनको रेगुलेट करने के लिए साइट्स कन्वेंशन हो रखा है। ठीक है, तो उसके अंडर जो भी आपके एनिमल्स, जो भी स्पीसीज आती हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, उन सबको आपके शेड्यूल 4 में डाल दिए। ठीक है, इसको अमेंडमेंट करके तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें याद रखना आपका शेड्यूल 4 है और इसको के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसे अलाइन कर लिया खुद को। ठीक है, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आप ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन आपका एनवायरमेंटल जियो साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन ये भी आपके बहुत बार क्यूज में आ रखा है, शायद जून वाला पेपर होता है उसमें भी ये जो मेटामॉर्फिज्म ग्रेड वाला क्वेश्चन है ये पूछा था। इसमें मेटामॉर्फिज्म ग्रेड कौन सा हाई ग्रेड का रॉक होता है, कौन सा लो ग्रेड का होता है, तो इसमें आपका नेम ऑफ रॉक देन टाइप ऑफ रॉक ये आपको बताना था। तो सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस होती है जिसमें जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती है और आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ये दोनों आपके जो हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर कंडीशन होती है। ठीक है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों कंडीशन में ये मेटामॉर्फिज्म शो करके अलग टाइप से अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करती है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है मिल्स का वो अलग अलग, ठीक है, लेवल पर चेंज होता है और वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनका ग्रेड, तो लो ग्रेड होता है, एक होता है आपका हायर ग्रेड, देन बीच में होता है आपका इंटरमीडिएट ग्रेड। और जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता है वैसे आपका मेटामॉर्फिज्म का ग्रेड भी बढ़ता रहता है। तो सबसे जो लो ग्रेड की रॉक्स होती है वो होती है आपकी स्लेट। स्लेट से आपके पहले आता है शेल। शेल आपको पता है एक सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से ही फिर आपका स्लेट बनता है, फिर फाइलेट बनता है, फिर सिस्ट, देन निश, फिर आता है आपका मिगमेटाइट। ठीक है, मिगमेटाइट है ये लास्ट वन, ये सबसे हाई मेटामॉर्फिक ग्रेड होता है। और ब्लू सिस्ट आपका यहाँ पर लाई करता है लगभग इंटरमीडिएट के रेंज में ब्लू सिस्ट। तो आप इस ग्राफ की हेल्प से आप इजीली ये कर देते हैं। ठीक है, तो आपका निश है, निश आपका हाई हाई ग्रेड का रोग होता है। ठीक है, तो ये हाई ग्रेड अगर आप ए को 2 से मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा ही हो जाता है एक ऑप्शन को मैच करने से। फिर बी का 3 हो गया क्लोराइड एंड सिस्ट, ये हो गया आपका मीडियम या इंटरमीडिएट ग्रेड है। आप देखिए यहाँ पर ये सिस्ट है। फिर फाइलाइट है, फाइलाइट आपका लो ग्रेड, ये हो गया यहाँ पर। फिर आपका सेल है जो सेडिमेंट्री रॉक है, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है एयर पोल्यूशन से अगेन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट एंड अ ग्रीन हाउस बट नॉट डायरेक्टली एमिटेड इन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। एक बात बोलूँ आपको, जो 2 सितंबर को पेपर हुआ था 2024 को, पता अभी कुछ दिनों पहले, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आया था, पूरा कॉपी पेस्ट। ठीक है, बिल्कुल लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई थी।
तो देखिए आप, जिसने भी 18 जून का पेपर किया था वो इस पेपर में अच्छा क्या आया, एटलीस्ट लगभग आप 10 मार्क्स हैं उसका तो मान लो फर्क आ जाएगा कि जो बच्चे अगर 18 जून वाला पेपर है उसको मिस कर गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है, ओजोन है। ओजोन आपका एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं उनके रिएक्शन से बनता है। तो ओजोन किसके रिएक्शन से बनता है, जो नॉक्स होते हैं आपके और जो वीओसीज होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों रिएक्शन करके आपके ओजोन फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और ओजोन आपका क्राइटेरिया पोल्यूटेंट भी है और आपका ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली इमिटेड नहीं होता आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है सोइल टॉपिक से। ठीक है, सोइल, ठीक है। तो ये आपके फॉरेस्ट है और इसका सोइल टाइप करना। ठीक है, मैं आता हूँ सीधा कंसेप्ट पर। आप क्वेश्चन आप देख लेना आराम से, मैं पूरा पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट है, आप इजीली आप कर दोगे। फिर क्वेश्चन को तो सॉइल है, सबसे पहले आप सॉइल है। सॉइल होती है 3 टाइप से। ठीक है, 3 टाइप की होती है। एक होती है जोनल सॉइल, एक होती है इंट्राजोनल सॉइल, एक होती है आपका एजोनल सॉइल। अब जोनल सॉइल होती है वो कौन सी होती है, जो रेजिडुअल सॉइल होती है वो आपकी जोनल सॉइल होती है। और यहाँ पर जोनल सॉइल में क्लाइमेट का इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, क्लाइमेट अफेक्टेड होती है ज़्यादातर, और वेल डेवलप्ड होती है सॉइल प्रोफाइल इनकी। और इनके अंडर आते हैं आपके पोडजोल। ठीक है, पोडजोल सॉइल होती है जो कि आपके जो टाइका स्प्रूस फॉरेस्ट होते हैं जो आपके इक्वेशन में दे रखा है वहाँ पर पाए जाते हैं पोडजोल सॉइल। फिर लेटेराइट, टुंड्रा, ब्लैक चेरनोजेम, ये आपके टेम्परेट एंड ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, इस टाइप की सॉइल। फिर जो प्रेरीज ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर भी जोनल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल है, चेस्टनट है, डेजर्ट सॉइल है, ये सारे एग्जाम्पल है आपके जोनल सॉइल का। इंटरजोनल सॉइल के अंडर आते हैं आपके पीडोकोल, इसको पीडोकोल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आप, इसको बोलते हैं पीडोकोल, इसको बोलते हैं पोडजोल। इसमें एल्कलाइनिटी ज़्यादा होती है, साल्ट एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, साल्ट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है और लोकल फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है यहाँ पर। बोग, जैसे कि बोग है, मार्शी लैंड में पाई जाती है। ह्यूमिड सेचुरेटेड होती है सॉइल, जो पीट, बोग, मॉस, मार्सी एरियाज में जो सॉइल होती है वो बोग सॉइल होती है। फिर मिडो सॉइल होती है, वो फ्लड प्लेन एरिया में पाई जाती है जहाँ पर ड्रेनेज अच्छा होता है। ठीक है, मिडो सॉइल होती है। सलाइन सॉइल होती है जो आपकी वो सोडियम साल्ट डिपोजिशन वहाँ पर ज़्यादा होता है सलाइन सॉइल में, जिसको हेलो सॉइल भी बोलते हैं। फिर जो रेड क्रिस्टलाइन या ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं उनके डिपोजिशन से जो सॉइल बनती है, ठीक है, वो रेड सॉइल होती है। इसमें जो फेरस होता है इसके कारण इसका कलर रेड होता है। ये आपके पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसको लेटोसोल भी बोलते हैं। फिर आपके जो थर्ड वन कैटेगरी है वो एजोनल सॉइल है। एजोनल सॉइल ये होती है आपकी न्यूली फॉर्म्ड होती है और ज़्यादा मेच्योर नहीं होती। ठीक है, इसमें मेच्योरेशन बहुत कम होता है। इसके एग्जाम्पल है आपका लिथोसोल, जो फुल ऑफ स्टोन्स होती है एकदम न्यूली फॉर्म। ठीक है, जो रॉक है उसका हाल ही में इरोजन या वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू वो लिथोसोल होता है जो फुल ऑफ स्टोन होता है। फिर रेगोसोल होता है, अंडर डेवलप्ड सोल होती है रेगोसोल। फिर जो लूज अनकंसोलिडेटेड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो रेगोसोल के अंडर आते हैं और इनका कोई भी एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं होता। आप याद रखना ये चीज़ कि कौन से सॉइल होते हैं, कौन से टाइप के सॉइल होते हैं। जो एजोनल सॉइल होते हैं उनका कोई भी एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है अगेन कोल से। कोल एनटी का इतना फेवरेट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कोल का। देखिए भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग कोल रैंक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन अपॉन कार्बन रेशियो। अब रुकना, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, लो वोलेटाइल बिटुमिनस, देन एंट्रासाइट। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ओसी रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको पता है जो कोल का जो मेटामॉर्फिज्म या फिर जो ग्रेडेशन प्रोसेस है, तो सबसे पहला आपके पीट कोयल होता है। ठीक है, फिर आपका जो एडवांस फॉर्म ऑफ कोल एंथ्रासाइट। ठीक है, अब इसके बीच में आपका लिग्नेट आता है, फिर बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, देन आपका एंथ्रासाइट आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेस होती है।
अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन का कंटेंट होता है जो पीट में कम होता है, जबकि जो एंथ्रासाइट कोल होता है उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका ऑक्सीजन कंटेंट, जो कि पीट में ज़्यादा होता है, पीट फॉर्म ऑफ कोल कोल में। और जो एंथ्रासाइट होता है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो ओ सी रेशियो है वो पीट से एंथ्रासाइट की तरफ जाते हैं तो कम होता है। ठीक है, क्योंकि आपके कार्बन की वैल्यू तो बढ़ रही है और ऑक्सीजन की वैल्यू भी घट रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एंथ्रासाइट कोल होता है उसका जो ओ सी रेशियो होता है लो, और जो पीट होता है उसका ऑक्सीजन रेशियो होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन पर देखोगे तो आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पता है पीट में सबसे ज़्यादा होता है, तो ए आपका आएगा सबसे लास्ट में। तो आपका ऑप्शन थर्ड एंड टू आपका होगा इसमें काउंटिंग में। और सबसे जो लो है वो आपका एंथ्रासाइट में होता है ई। फिर तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर आपका से बन गया। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इको टाइप्स के बारे में, इकोलॉजी से अगेन, इकोलॉजी सेक्शन से। अब इको टाइप का ये क्वेश्चन है, ये एज इट इज पीओक्यू से पूछा था इन्होंने, पता नहीं पूरा लैंग्वेज भी चेंज नहीं किया था। सम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इको टाइप्स आर एज गिवन बिलो। अब इसमें पूछा है, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है इको टाइप्स के। पहले आप देखिए ये जो आया था प्रीवियस ईयर ही है क्वेश्चन, तो इसमें एक बार ये स्टेटमेंट पढ़िए आप कि इको टाइप्स आर द डिस्क्रीट एंटिटी because they have clear difference in morphology, physiology and phenology in relation to the particular environmental condition। ठीक है, इनमें अलग अलग डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और फिनोलॉजिकली। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट एंटिटीज होती है और ये रिप्रेजेंट करती है डिस्टिंक्ट जेनेटिक पॉपुलेशन को विद रेस्पेक्ट टू द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखना आप। फिर जो सब स्पीसीज और रेस एडेप्टेड टू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। जो इकोटाइप वर्ड था ये सबसे पहले आपके किसने दिया था, कोइन बाय द गोट टेरेशन 1922 में। इसका मतलब होता है इको का मतलब होता है होम, टाइप का होता है टाइप। ठीक है, जो घर का अलग अलग टाइप होता है वो होता है इको टाइप। इसके सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, जो एनवायरमेंटल इंक्लूड वेरिएशन इन इको टाइप्स आर, यहाँ पर नोट दिया हुआ था जो कि गलत है। ठीक है, तो इको टाइप्स आर हेरिटेबल होता है एंड डू हैव एडेप्टिव वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एडेप्टिव हैबिटेट। ठीक है, तो आप याद रखना ये। अब जीन फ्लो अकर टू वेरिंग डिग्रीज बिटवीन द एडजेसेंट पॉपुलेशन। इन जो एडजेसेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, कोई भी स्पीसीज है तो उनमें जीन फ्लो वो वेरी करता है। फिर ऑफन जोन्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मेटिंग बिटवीन द इकोटाइप्स कैन बी फाउंड। ठीक है, इनमें मीटिंग मिलती है, जोन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना ये इकोटाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो ये स्टेटमेंट आप पढ़िए आप, इकोटाइप्स हैव क्लियर डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फिनोलॉजी। ठीक है, ये देखिए आप, जो यहाँ की स्टेटमेंट वन थी एज इट इज कॉपी कर दिया इसको। इकोटाइप्स clear difference in the morphology, physiology and phenology. Here ecotypes are the potentially infertile with other ecotypes of the same species. फिर ecotype differentiation generally occur over a wide range of environmental condition। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ए और सी। तो फिर ए बी सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इकोटाइपिक पॉपुलेशन आर फर्टाइल नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर अगर आप ऐसे बात करोगे तो बी और डी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो ये सही नहीं हो सकता, डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, और इसमें देखो और भी चीज़ें दे रखी है आपका। जो इकार्ड्स क्या होता है, इकार्ड्स या इकोफिन्स, इकोफिन्स ये होता है आपका जेनेटिकली सिमिलर होता है बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। ठीक है, जेनेटिकली सेम होता है, इसमें जेनेटिक्स होती है वो सेम होती है बट मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होते हैं दिखने में। और इकोटाइप्स आपको पता है इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों साइड से डिफरेंट होते हैं। और इकोक्लाइन होता है जो शार्प बाउंड्री नहीं होती बिटवीन द दो इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज होता है, होले होले होता है, तो वो हो गई आपकी इकोक्लाइन बाउंड्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका स्टेट यूनिट्स आया है। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स। इसमें ये पूछा है कि पैरामीटर बताना आपको और नंबर ऑफ एंटिटीज रिक्वायर्ड एक्सक्लूडिंग कांस्टेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता है मोड के लिए आपका ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दे रखे थे। मोड के लिए आपको मिनिमम 3 एंटिटीज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है,
मैं बता देता हूँ, ये ऑप्शन से मैच कर मत करो आप। मोड के लिए 3 होती है, रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए आपकी 2 होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें आप देखना आप ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कांस्टेंट है इनको निकाल दोगे तो आपको 2 वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, ये 2 आपको रिक्वायर्ड होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, उसके लिए भी आपके 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती है। और अब इसको अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको सी को आप 5 से भी मैच कर सकते हो। फिर जो एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज होती है 2/2 का जो कंटेंडेंसी टेबल होता है चाहे स्क्वायर टेस्ट में यूज़ होता है, तो इसके लिए आपको 4 क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एनटी पता नहीं यार ऐसे क्वेश्चन पूछता क्यों है, जो गलत दे रखा है खुद ने। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो सबसे पहले देखिए, वाटर बॉडीज विद द एक्सटेंसिव एल्गल ब्लूम हैव ए हाई पीएच एज 10। अगर एल्गल ब्लूम ज़्यादा होता है वाटर बॉडीज़ में तो उसका पीएच ज़्यादा होता है, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, एल्कलाइन हो जाता है वाटर। एंड रिमूवल ऑफ द CO2 बाय द फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई पीएच। ये सही है। अगर CO2 का रिमूवल पानी से अगर होगा, CO2 निकल जाएगा तो उसका जो एसिडिक नेचर होता है पानी का वो कम हो जाएगा और वो एल्कलिनिटी वहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस में हेल्प करता है। फिर जो वाटर बॉडीज विद द एल्गल ब्लूम एक्सपीरियंस डाययूरन वेरिएशन इन द पीएच, ये भी सही है। इसमें वेरिएशन आता है पीएच में एल्गल ब्लूम, क्योंकि जो एल्गल ब्लूम है उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ वो डे और नाइट में अलग अलग टाइप से काम करती है। ठीक है, तो उसका असर आपके पीएच पर भी पड़ता है पानी में। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ये दे रखा है कि इन डार्क आर्स द एल्गीज इन वाटर बॉडीज इंक्रीज करती है पीएच ऑफ वाटर। ऐसा नहीं होता, जो डार्क आर होते हैं उसमें वो CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं होती, तो जो एल्गल ब्लूम्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करते हैं, उसे इनको कंज्यूम करके। तो जो CO2 प्रोड्यूस करेंगे तो वो पीएच को कम करेगा, वो पानी के पीएच को कम करेगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्रोसेस से पूछा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका आपको पता है, ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप refer to the process of determining detailed and comprehensive terms and term of references। ठीक है, term of references addressing all relevant environmental concern for the preparation of an EIA report in the respect of project and activity for the EC clearance is short is the scoping। ठीक है, स्कोपिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पर जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस कंडीशन होती है उनको इंक्लूड किया जाता है, जो कि जो प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टिगेटेड जो इम्पेक्ट होते हैं उनको इनके अंदर कंसिडर किया जाता है टर्म ऑफ रेफरेंसेस के अंदर, जिनको फर्दर आप और इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, और ये का प्रोसेस होता है, इसमें अलग अलग जो स्टेजेज होती है, सेटिंग अप मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द ये एक्टिविटी। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट प्रोसेस को सेट करना है, फिर स्क्रीनिंग होती है, देन स्कोपिंग होती है, फिर बेसलाइन स्टडीज़, फिर इम्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये होती है जो मेन 5 स्टेज होती है। इसके अलावा और भी है, इसको अगर इन डेप्थ में देखेंगे तो वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने लगभग आपको 25 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, आपको अगर अच्छे लगे तो कमेंट कर देना प्लीज़। ठीक है, अगर इतनी देर तक वीडियो देख लिया आपने तो अच्छी बात है, और कमेंट करना प्लीज़। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो फिर मत देखना और क्या है। ठीक है, अगर देख रहे हो अच्छे से तो फिर सब्सक्राइब करो, अच्छे से देखो। ठीक है, और कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।